हेलो एवरीवन, वेलकम टू एड्यूटैप एंड वेलकम टू टुडे सेशन, जहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं यूपीएससी, ईपीएफओ, ईओ और एओ एंड एपीएफसी एग्जामिनेशन की स्ट्रैटेजी फॉर इंडस्ट्रियल रिलेशंस एंड लेबर लॉस। अभी हमने देखा है, ऑलरेडी नोटिफिकेशन आ गया है and you're all geared up for the this exam preparation. And if you look at the subjects that are there under this particular examination, be it EO or AO and APFC, दोनों में industrial relations and labor laws बहुत important topic है. And moreover, अभी जो recent change लाए हैं, पहले क्या था, ईओ और एओ के लिए अलग एग्जाम, एपीएफसी के लिए अलग होता था एंट्रेंस जो टेस्ट होता है, रिक्रूटमेंट टेस्ट जिसे बोलते हैं. बट नाउ वी हैव द सेम टेस्ट. जो पहले था कि अरे ईओ और एओ में किस तरह के क्वेश्चंस आए हैं फ्रॉम आईआर एंड लेबर लॉ से, या एपीएफसी में कैसे आए हैं, नाउ दे आर ऑल क्लब टुगेदर. ओके, सो हम लोग टॉपिक्स भी उसी तरह से करेंगे. वाई आई एम हाईलाइटिंग दिस, आगे जैसे जैसे हम लोग बढ़ेंगे यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि पहले कुछ टॉपिक्स, कुछ जैसे फॉर एग्जांपल लेबर लॉ से कुछ ऐसे लेबर लॉस थे जिससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते थे ए और एओ में. ओके, एंड लेबर लॉ से कुछ ऐसे लॉस थे जिससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं एपीएफसी में. तो अभी जो बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं ईदर फॉर ए और ईओ या एपीएफसी एग्ज़ाम, दोनों को ये सारे भी अच्छे से कवर करना पड़ेगा. ठीक है, जैसे पहले था कि ए और ईओ के लिए ही प्रिपेयर कर रहा है कोई बच्चा, सो वी यूज टू गिव देम कि आप ये लेबर लॉस इस पे ज़्यादा फोकस कीजिए क्योंकि इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं. ठीक है, या फिर एपीएफसी के लिए इसमें से. अभी ऐसा नहीं है कि वी हैव टू फोकस ऑन ऑल one thing. ठीक है, so with this let me start. Now when it comes to IR and LL, why is it so important? See, when it comes to the UPSC EPFO examination, जिसमें 120 questions आते, 120 questions आते हैं. In that 15 plus questions, as you can see, ये मैंने तो कवर भी कर लिया. 17 questions have been asked 2023 में from this IR and LL से ही. इसमें yes, I have included social security acts भी मैंने इसमें ऐड कर दिया है क्योंकि कई सारे जगह पे जो questions इन्होंने बनाया है, the way examiner has given the questions included the combination of, जैसे कुछ match the following दिया है, in that they have included the combination of labor laws के acts हैं and social security के acts भी है. So you can't separate them कि IR and labor laws बिल्कुल अलग है and social security acts अलग है. So all clubbed together 17 क्वेश्चंस आए हैं इसमें से. एंड अगर आप बहुत बेसिक्स भी सही से आप पढ़ लोगे ना, वेरी इजी टू क्लियर 10 प्लस क्वेश्चन. आई शुड से, मैं तो 10 प्लस भी बता रही हूँ, तो 12 प्लस आई शुड से 12 प्लस क्वेश्चंस आप आराम से निकाल लोगे बहुत ईजी से. ओके, एंड दिस हेल्प्स यू टू अंडरस्टैंड द काइंड ऑफ हाई वेटेज दैट इट हैज़ एंड हाई स्कोरिंग पोटेंशियल दैट इट हैज़. मेनी अ टाइम्स इट हैपन्स दैट कि स्टूडेंट्स का एक टेंडेंसी रहता है कि अरे 120 क्वेश्चन से 300 मार्क्स है, तो उसमें से अगर हम लोग IR एंड LL जो लेबर लॉसेस को सेपरेट भी करेंगे, उसको ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, बाकी सब पे फोकस करेंगे, तो वी शुड बी एबल टू क्लियर द क्या बोलते हैं कट ऑफ. लेकिन वो थोड़ा सा बहुत टाइट वी से टाइट रोप्ड वॉक उस तरह से हो जाएगा फिर आपका. सो इफ़ यू कैन गो थ्रू द इंडस्ट्रियल रिलेशंस एंड लेबर लॉस, जो जनरली दूसरे एग्जाम्स में नहीं होता है, तो बच्चों को थोड़ा सा डर तो रहता ही है. बट बिलीव मी, ट्रस्ट मी, थोड़ा सा भी आप फोकस करके एफर्ट लगाएंगे तो नॉट मच, 25 डेज आप इसको देंगे तो यू शुड बी एबल टू क्लियर दिस विथ वेरी स्मूथली. आप वो 25 डेज पे पूरा भी मैं नहीं मांग रही हूँ इसके लिए कि आप पूरा दिन इसी में लगा दीजिए करके. डेली एक 3 to 4 आवर्स भी आप देंगे 25 डेज के लिए, तो डेफिनेटली यू शुड बी एबल टू कवर एटलीस्ट 12 प्लस तो आप आराम से स्कोर कर पाओगे इसमें से. ठीक है, सो विद दिस इंट्रोडक्शन लेट मी स्टार्ट. एक तो है ये, एंड दूसरा है वाई, व्हाट आर द वेरियस चैलेंजेस इन कवरिंग इंडस्ट्रियल रिलेशंस एंड लेबर लॉस. वाई स्टूडेंट्स डोंट टेंड टू थोड़ा सा उनको एक झिझक होती है. वाई, व्हाट इज दैट? सबसे पहले है अनएबल टू अंडरस्टैंड द सिलेबस. उनको लेबर लॉस एंड इंडस्ट्रियल रिलेशंस देखते हैं, इंडस्ट्रियल रिलेशंस का तो कोई कुछ कॉम्प्रिहेंसिव सिलेबस टाइप का उन्होंने नहीं दिया है. फ्रॉम दैट ओनली वी हैव टू मेक डिफरेंट sections
ठीक है, उसमें से हम कर सकते हैं लेबर लॉस, एंड अगेन हाउ वी कैन गेट दैट कौन से लेबर लॉस एंड एक्ट्स दैट आर इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम, क्योंकि बहुत सारा है। अगेन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का जो एनालिसिस है उससे आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। एंड इफ़ यू अंडरस्टैंड द सिलेबस, इट इज़ वन ऑफ द ईजीएस्ट सब्जेक्ट्स, आई कैन अश्योर यू। एंड नेक्स्ट आता है लैक ऑफ आइडिया अबाउट द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स, क्योंकि व्हेन यू लुक एट द इंडस्ट्रियल रिलेशंस एंड लेबर लॉस एज सच, हमें बहुत वेस्ट लगता है, बहुत मतलब बहुत। लेबर लॉस, एक एक लेबर लॉ में इतने सारे प्रोविजंस है, इतने सारे प्रोविजंस है, हमें लगता है कि यार यार इतने सारे प्रोविजंस कैसे याद रखेंगे। बट इफ़ यू लुक एट द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, नॉट ऑल प्रोविजंस you have to cover, the most important ones you have to cover which have high relevancy in that labor law. Okay, for example contract labor abolition of child and child labor वो है, and adolescent labor. So उसमें क्या है, उस एक्ट में majorly we are focusing on those provisions that help us abolishing the child labor. and अगर child labor हुआ अगर है तो उसमें क्या क्या किस तरह के फाइन्स इम्पोज करना है, अगर एडोलेसेंट्स है तो क्या क्या केयर लेना है, अगर इतना भी आप कवर कर लोगे दैट वुड बी मोर देन इनफ, ठीक है। तो थोड़ा सा अगर टॉपिक्स का आइडिया हो जाए तो इट वुड बी वेरी इजी फॉर यू टू कवर। नाउ तीसरा है विच सोर्सेज टू फॉलो, कहाँ से फॉलो करेंगे हम लोग, कहाँ से मिलेगा हमें ये कंटेंट, पूरा कंटेंट। देखिए लेबर लॉस तो आपको पूरा मिनिस्ट्री ऑफ लेबर वहाँ से आपको पूरे मिल जाएंगे, आपको पीडीएफ्स में आपको डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन इंडस्ट्रियल रिलेशंस के लिए आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि ये अलग अलग टॉपिक्स का यू कैन से कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस टॉपिक्स। इंडस्ट्रियल रिलेशंस क्या है, इन ऑर्डर टू परफॉर्म द जो भी इंडस्ट्री है फॉर इट स्मूथ फंक्शनिंग, जितने भी स्टेक होल्डर्स है उसमें, एम्प्लॉयज़, एम्प्लॉयर्स, पॉलिसी मेकर्स एक्सेट्रा, उन सब के बीच में जो कॉन्जुगेशन, जो एकता है, जो मेल है, सो दैट ऑल कम्स अंडर इंडस्ट्रियल रिलेशंस। सो उसमें थोड़ा सा अलग अलग तरीके से, लेकिन बुक्स भी मिलते हैं एंड कोर्सेज लाइक द कोर्सेज दैट वी ऑफर एट एड्यूटैब, वो भी बहुत कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज आपको दिला देगा, ठीक है। नाउ हाउ मच टाइम टू बी डिवोटेड, अब कंटेंट देख कैसे लगता है कि अरे यार बहुत टाइम डिवोट करना पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। विथ लिमिटेड टाइम ऑल्सो यू शुड बी एबल टू कवर दिस टॉपिक इंडस्ट्रियल रिलेशंस एंड लेबर लॉस इंक्लूडिंग सोशल सिक्योरिटीज एक्ट, बहुत आसानी से आप कर सकते हो, ठीक है। एंड बिफोर दैट आई वुड लाइक टू हाईलाइट वन थिंग, अ फ्री गाइड बुक इज बीइंग प्रोवाइडेड बाय एड्यूटैब टू यू, जिसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। एंड हियर दिस फ्री बुक गाइड book contains all the information about the eligibility, examination pattern, vacancies, everything you will get in that. And it is like a FAQ sort of, आपको जो भी डाउट है you will get an answer in that associated with the UPSC EPFO examination, be it APFC और A और EO examination, तो उसमें आपको वो मिल जाएगा, ठीक है। नाउ दूसरा है इसमें decoded syllabus, मतलब जैसे इंडस्ट्रियल रिलेशन है जिसका कोई सब टॉपिक्स नहीं है, उसमें क्या क्या हमें पढ़ना है एंड कौन से टॉपिक्स हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, सो ऑल दैट यू विल बी गेटिंग इन दिस डिकोडेड सिलेबस। उसके बाद द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, नाउ डिकोडेड सिलेबस भी अगर सही से करना है तो यू शुड बी एबल टू नो द सॉल्व्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। उसी में से हम लोग बोलते हैं ना, अरे प्रीवियस ईयर लास्ट 3-4 ईयर्स में जो अभी 2023 में हुआ था, उससे पहले एक बार हुआ था एग्जाम, तो उससे हमें ये समझ फ्रॉम दैट क्वेश्चंस ओनली वी से दैट अरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में दीज आर द टॉपिक्स फ्रॉम विच क्वेश्चंस हैव बीन आस्क्ड। सो अभी हम लोग उस टॉपिक्स पे ज़्यादा फोकस करेंगे तो इट वुड बी ईजी फॉर अस टू सेल थ्रू द एग्जामिनेशन, राइट। सो फॉर दैट यू नीड टू हैव प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, वो भी सॉल्व्ड, आपको बिल्कुल आंसर क्या है, उसका एक्सप्लेनेशन क्या है, एवरीथिंग इज प्रोवाइडेड सो ब्यूटीफुली इन दिस फ्री गाइड बुक। ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है एंड आपका बिल्कुल एक जगह पे सारा इंफॉर्मेशन अवेलेबल है,
ठीक है. एंड ऑल्सो रेलेवेंट सोर्सेज टू प्रिपेयर फॉर दिस एग्जाम हैज़ बीन प्रोवाइडेड इन दिस फ्री गाइड बुक. सो प्लीज़ इसका लिंक डिस्क्रिप्शन, ये वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन है ना उसमें है. आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो इट विल टेक यू थ्रू सीरीज ऑफ स्टेप्स. ज़्यादा नहीं है, 1 और 2 स्टेप्स ही है उसमें, जिसमें आपका ईमेल आईडी पूछा जाएगा एंड नंबर, एंड अकॉर्डिंगली यू कैन डाउनलोड द उसमें आपको एक नो एक जगह पे लेके जाएगा वेर यूल फाइंड द पीडीएफ. यू कैन डाउनलोड ऑल, दैट इज़ योर गाइड बुक जो मेजर है, एंड उसके बाद योर सॉल्व्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एक्सेट्रा. ठीक है. सो आई सजेस्ट यू टू प्लीज़ आप उसको डाउनलोड कीजिए. नाउ कम्स हाउ टू कवर द कंटेंट, हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड. नाउ बेस्ड ऑन द कंटेंट, द टाइम दैट वन हैज़ टू डेडिकेट टू दिस, आई सजेस्ट यू टू टेक अप एटलीस्ट 25 days इट विल टेक टू कवर दिस टॉपिक्स. सबसे पहले हमारा लेबर लॉस एंड लेबर कोड्स के लिए सबसे ज़्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी है. अब 17 क्वेश्चन हमने उसमें दिया है, उसमें हार्डली सम 3 questions आर फ्रॉम इंडस्ट्रियल रिलेशंस, 2 or 3 questions. Otherwise, all the rest of the questions are from labor laws and labor codes and the social security acts. ठीक है. इसलिए मैंने लेबर लॉस एंड लेबर कोड्स के लिए 16 days दिया है. ठीक है, क्योंकि जितने लेबर लॉस है, लेबर कोड्स, अब डेली अगर आप 1 या 2 भी करेंगे तो यू शुड बी एबल टू कवर दैट. ओके. एंड इंडस्ट्रियल रिलेशंस के लिए आई हैव गिवन 3 days बिकॉज उतना काफ़ी है. उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स 2-3 है. उसके बाद ये एक्चुअली व्हेन यू टॉक अबाउट इंडस्ट्रियल रिलेशंस, इसमें स्टैटिक पार्ट ज़्यादा है, मतलब एक स्टोरी की तरह पढ़ना है. ठीक है. अगर आप फॉर एग्जांपल आप लेबर लॉस आप पढ़ रहे हो तो बीच में आपको लग रहा है यार बहुत ज़्यादा इसमें कंटेंट लोडेड है, तो आप क्या कर सकते हो, थोड़ा सा इंडस्ट्रियल रिलेशंस बीच में आप एक टॉपिक ले सकते हो, सो दैट एक स्टोरी की तरह आप बैलेंस करते हो चल सकते हो. नेक्स्ट आता है सोशल सिक्योरिटी एक्ट्स. ये भी बहुत इजी है एंड इसमें भी सारे प्रोविजंस ही है. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोविजंस जो है उनको ही पढ़ना है. दैट अभी जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वो मैं बताती जाऊंगी. एंड उसके बाद मैंने रिवीजन के लिए भी रखा है 3 days, सो दैट आपका थोड़ा सा कंटेंट, कई बार ऐसा होता है कि कुछ ऐसे है जैसे कि इंडस्ट्रियल रिलेशंस, उसमें ट्रेड यूनियंस है. ठीक है. उस ट्रेड यूनियंस में बहुत ही फैक्चुअल बेस्ड डाटा है, मतलब कौन सा ट्रेड यूनियन कौन से ईयर में आया है, कौन सा ट्रेड यूनियन कौन से पार्टी के पॉलिटिकल पार्टी के साथ एफिलिएटेड है, उस तरह के क्वेश्चन. सो थोड़ा सा फैक्ट बेस्ड है, तो आपको उस तरह का कंटेंट को ऐसा लगता है कि एक बार और रिवाइज करेंगे तो अच्छा है. सो फॉर दैट पर्पस आई हैव गिवन यू द 3 days फॉर रिविजन, जो आराम से हो जाएगा. ठीक है. नाउ कम्स द इंडस्ट्रियल रिलेशंस. नाउ व्हेन वी लुक एट द इंडस्ट्रियल रिलेशंस, दीज आर द टॉपिक्स दैट आई वाज टॉकिंग अबाउट. ठीक है. सो सबसे पहले वी लुक एट द ओवरव्यू ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशंस की कब इंडस्ट्रियल रिलेशन स्टार्ट हुआ है, यू नो व्हाट आर द हु आर द वेरियस स्टेक होल्डर्स ऑफ दैट एंड हाउ इट ऑल वेंट. तो एज आई हैव सेड, व्हेन वी टॉक अबाउट इंडस्ट्रियल रिलेशंस एज सच, ये एक स्टोरी की तरह ही चलता है. एंड एक स्टोरी में जैसे डिफरेंट कैरेक्टर्स होते हैं, इसमें भी डिफरेंट स्टेक होल्डर्स, डिफरेंट कॉम्पोनेंट्स, उस डिफरेंट स्टेक होल्डर्स के फिर डिफरेंट टाइप्स, यू नो, उस तरह से रहता है. लाइक फॉर एग्जाम्पल इसमें इंडियन लेबर फोर्स इसका एक बहुत बड़ा सा स्टेक होल्डर है इंडस्ट्रियल रिलेशंस में. नाउ इंडिया का लेबर फोर्स किस तरह के वर्कर्स ज़्यादा है, किस तरह से काम करते हैं, ओके, उनका बिहेवियरल वो किस तरह से है. एंड उन्हीं का एक पार्ट आता है ट्रेड यूनियंस क्या है, इसकी लीगैलिटी क्या है, वो किस तरह से चलते हैं, किस एक्ट के अंदर वो काम करते, कितने टाइप्स ऑफ ट्रेड यूनियंस हैं. राइट. नाउ ट्रेड यूनियंस का वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है कलेक्टिव बार्गेनिंग. वो किस तरह से करते हैं, कितने तरह के कलेक्टिव बार्गेनिंग है एंड उसमें किस तरह से उनको मैनेज करते हैं, एंड उसी के बेसिस पे किस तरह का रिलेशनशिप रहता है बिटवीन द एम्प्लॉयर एंड द एम्प्लॉई एक्सेट्रा. नाउ नेक्स्ट आता है इंडस्ट्रियल डिसिप्लिन. मतलब ये सब सही से करना है तो देयर शुड बी सम डिसिप्लिन अमॉन्ग द स्टेक होल्डर्स, राइट, दैट ऑल विल बी स्टडीइंग हियर. इन स्पाइट ऑफ all this there might be an instances कि कुछ disputes आ जाए, कुछ conflicts आ जाए, तो वो किस तरह के conflicts आते हैं. बट इतने स्टेक होल्डर्स है तो ऑब्वियसली एम्प्लॉयर्स है, एम्प्लॉयज़ है, पॉलिसी मेकर्स हैं, एंड ये जिस एनवायरनमेंट में रहते हैं वो सारे भी कई सारे फैक्टर्स होते हैं, राइट.
हो सकता है इंडस्ट्रियल कॉन्फ्लिक्ट्स एंड डिस्प्यूट्स हो जाए ना। किस तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, मतलब बहुत सीरियस है, बहुत छोटे से है, या नो जो उनका कंपनी है या फिर जो यूनिट है उसी में वो रिजॉल्व कर सकते हैं, मतलब या फिर उनको थोड़ा हायर लेवल पे लेके जाना पड़ेगा, किसी का इंडल्जेंस चाहिए, ओके, थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस चाहिए, उस तरह से वो सारे। एंड हाउ वी आर गोइंग टू सेटल दोज डिस्प्यूट्स, एज आई हैव सेड, इंटरनली हो जाएगा या फिर थोड़ा एक्सटर्नली कुछ सपोर्ट चाहिए, that all you'll be doing here. And along with that, जब लेबर है तो उनका वेलफेयर मेजर्स किस तरह से लेते हैं, एंड व्हाट इज हाउ इज देयर रिलेशनशिप विद देयर एम्प्लॉयर्स, ओके, वो सारे टाइप्स आप लेबर फोर्स में पढ़ेंगे। फिर देयर वेजेस, ओके, हाउ आर देयर वेजेस पेड, कब पे करना है, कैसे पे करना है, व्हाट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एम्प्लॉयर हियर, व्हाट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एम्प्लॉई हियर, उसको भी कंट्रीब्यूट करना है तभी तो वो वेज ले पाएगा, राइट। उसमें फिर कितने दिनों के लिए कितने दिन काम करेंगे तो उनको कुछ लीव मिलेगा, उस तरह से ऑल दैट वुड बी कवर्ड अंडर दिस। नेक्स्ट, वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट, एज आई हैव सेड अर्लियर ऑल्सो, जैसे इंडस्ट्रियल कॉन्फ्लिक्ट्स एंड डिस्प्यूट्स होते हैं, one of the settlement of the industrial disputes is they talk with the directly with the management. So for that the workers participation should be there in the management, so there should be some representation of the workers in the management, okay, वो हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे किस तरह का representation होगा, what does the law say, etc. we'll look it here. So यहाँ तक पूरा हमारा जो बेसिक एक कंट्री के अंडर या रीजन के अंडर जो इंडस्ट्रियल रिलेशंस है वो हम लोग पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट आता है इंटरनेशनल इंडस्ट्रियल रिलेशंस, जैसे ILO है, उनका क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, या फिर हम किस ना इंडस्ट्रियल रिलेशंस एज सच एज एक मार्केट है, एक सेक्टर है, उसमें काम करता है, बट इंटरनेशनल लेवल ऑल्सो कंट्रीज ट्रेड अमॉन्ग देमसेल्व्स, सो कई बार उनके बीच में भी कुछ कुछ डिस्प्यूट्स टाइप के हो जाता है, like that. So all that we'll be looking at in this international industrial relations, how that can be sorted, how industrial relations itself, the objective is we have to do this as smoothly as possible, so that जो हमारा basic objective है at the end of the day, welfare of the labor and the maximization of the profit of the employers, वो होना चाहिए, right? So that we'll be looking here, and for that what are the various institutions that help us in maintaining this in the international industrial relations, वो हम लोग इसमें देखेंगे, especially ILO etc. वो कैसे आया and how it works, what are its objectives and all that. नेक्स्ट, इंडस्ट्रियल हेल्थ एंड सेफ्टी। नाउ इंडस्ट्रीज में काम कर रहे तो ऑब्वियसली देर इज़ अ हाई लाइकली चांस कि कुछ एक्सीडेंट्स भी हो जाए। व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ दोज एक्सीडेंट्स, या फिर व्हाट आर द हेल्थ एंड सेफ्टी मेजर्स दैट नीड टू बी टेकन, व्हाट इज़ द लीगैलिटी ऑफ दैट, वो किस एक्ट में कैसे प्रोविजंस दिया गया है, ऑल दैट विल बी डूइंग हियर। एंड उसके बाद कुछ मिसलेनियस स्टफ है जो इसी में से कई जगह पे कुछ होता है कि कुछ मिस आउट हुआ है, ऑल दैट वी हैव कवर्ड अंडर द मिसलेनियस। सो ये है ओवरऑल इंडस्ट्रियल रिलेशंस का। बट इतना लंबा है, आप पूछ सकते हैं मैम आपने तो बोला कि ये 3 days में कवर कर सकते हैं। एज आई सेड बहुत स्टोरी की तरह आप आराम से कर सकते हो 3 days में, but the most important of all for you would be the trade union and the Indian labor force. इसमें से ही लास्ट ईयर एंड लास्ट ईयर क्वेश्चंस आए हैं, ठीक है। एंड these are the 2 most important topics when it comes to the industrial relations. And दूसरा है आपका industrial conflicts and disputes and settlement of industrial disputes. ये भी बहुत important, क्योंकि एक industrial relation को harmonious रखना है तो all these stakeholders have to work right, but कई बार वो conflicts भी arise होते हैं. Now how can we resolve those conflicts at the industrial level, at the plant level, at the industrial level, या उससे ऊपर लेके जाना है तो how they can be resolved. So ये दोनों भी questions कम अभी लास्ट ईयर तो पूछे नहीं गए हैं, but again
द रेलेवेंसी इफ यू लुक एट दैट वुड बी इम्पॉर्टेंट, ठीक है। एंड बाकी भी आप एक बार अच्छे से देख लीजिए, मतलब एक बार पढ़ तो लीजिए। एंड इफ यू लुक एट द सोर्सेस ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशंस, एक बुक है पियाली घोष एंड शेफाली नंदन का इंडस्ट्रियल रिलेशंस एंड लेबर लॉस, ये आप रेफर कर सकते हो। बट अगेन whenever you are referring to such books, don't go for from cover to cover, because जो हमारे syllabus relevant है, that much content only you have to pick. Okay, you have to be very very careful, like a swan you have to work here. वाटर को छोड़ के हमें सिर्फ मिल्क लेना है, सो उसी तरह से जो हमारे एग्जाम रेलेवेंट है उतना ही कंटेंट हमें पिक करना है। सो लिटिल बिट केयरफुल यू हैव टू बी वाइल गोइंग थ्रू सच बुक्स, ठीक है। सो ना हाउ टू कवर, एज आई सेड ई और एओ में तो इंडस्ट्रियल रिलेशन से भी एक भी क्वेश्चन नहीं आया था लास्ट ईयर, बट येस एपीएफसी में ट्रेड यूनियन से 2 क्वेश्चन आए थे एंड लेबर फोर्स से 1 क्वेश्चन आया था। ओके, बट नाउ अभी तो हमारा एओ ईओ एपीएफसी का कोई अलग नहीं है, एक ही पेपर होने वाला है। दो यस उनका अलग अलग कट ऑफ्स होंगे, जो एपीएफसी का थोड़ा हायर कट ऑफ लगाएंगे एंड जो ईओ और एओ का थोड़ा लोअर कट ऑफ रहेगा, एंड बेस्ड ऑन योर चॉइस ओनली। अगर आपको चाहिए तो दोनों के लिए अप्लाई कर सकते हैं, नहीं तो एक के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। ऑल डिपेंड ऑन योर सेल्फ, बट क्वेश्चन जो पूछने वाले हैं वो सेम ही, पेपर सेम ही होगा। सो नाउ हम एओ के लिए वो इम्पॉर्टेंट है, एपीएफसी के लिए इम्पॉर्टेंट है, दैट विल नॉट लुक एट, इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल, ठीक है। एंड विद इन 3 days आप अच्छे से टाइम दोगे फॉर दिस, यू शुड बी एबल टू कवर दिस वेरी इजीली। इंडस्ट्रियल रिलेशंस ये एक स्टोरी की तरह है, एक बार आप रीड कीजिए, ओके उसके बाद आप एक बार जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है वो थोड़ा हाईलाइट करते हुए उसके बाद एक बार रिवाइज कीजिए, डन, यू आर थ्रू विथ इट, ठीक है। नाउ on what basis I am saying this? Based on the previous year question. So हम लोग कुछ questions देखेंगे, as you can see here, the right of workers to resort to strike, ये labor force का question है, जहाँ पे हमने देखिए as such constitution में कुछ specific एक्ट्स या फिर राइट्स या फिर कुछ दिया नहीं है एक्सक्लूसिवली फॉर लेबर, बहुत कम है वैसे, बट देर आर सो मेनी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स एंड एक्ट्स जो they are either directly or indirectly they have a bearing on the labor force. ओके सो उस तरह के एक्ट्स जो है वो आपको ज़रूर याद रखना पड़ेगा। देर आर वेरियस आर्टिकल्स एसोसिएटेड विद दैट, वो सारे हाईलाइटेड होते हैं इन लेबर फोर्स, ठीक है। उसी में से एक क्वेश्चन है वेयर वी से दैट द राइट ऑफ वर्कर्स टू रिजॉर्ट टू स्ट्राइक इज द स्टैच्यूटरी राइट। कोई इक्विटेबल राइट, कॉमन लॉ राइट नहीं है कि कोई लॉ है ऐसा कुछ करने के लिए, फंडामेंटल राइट नहीं है, उनका हक है, नो। बट येस इफ समथिंग हैपेंस एज पर द लीगैलिटी, येस दे हैव दैट ऑप्शन ऑफ शोइंग दैट डिसकंटेंट, अगर नहीं हो रहा है उनका प्रॉब्लम का रेजोल्यूशन, सो एक प्रॉपर प्रोटोकॉल फॉलो करते हुए, ऐसे नहीं कि वो कभी भी कर सकता है, एटलीस्ट 60 days का उनको पहले नोटिस देना पड़ेगा, ओनली देन दे कैन गो फॉर द स्ट्राइक। सो इट इज अ स्टैच्यूटरी स्ट्राइक, सो पूरा प्रोटोकॉल्स मेंटेन करते हुए उनको करना पड़ेगा, ठीक है। नाउ ये क्वेश्चन है ट्रेड यूनियन से, वेयर इन फॉलोइंग आर द सेंट्रल फेडरेशंस ऑफ ट्रेड यूनियंस ऑफ वर्कर्स फॉर्म्ड इन इंडिया। सो देर आर वेरियस ट्रेड यूनियंस दैट हैव बीन फॉर्म्ड इन इंडिया since industrialization has happened, एंड फॉर्मलाइजेशन इसका हुआ था जब ट्रेड यूनियन एक्ट आया था 1920s में। सो इसके बाद नाउ एज आई सेड अर्लियर ऑल्सो, ये एक ऐसा टॉपिक है जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा फैक्चुअल डाटा आपको याद रखना पड़ेगा, मतलब कौन से ईयर में आया है एक्सेट्रा। सो हियर the same thing they have asked, which one of the following is the correct sequence of their formation from the earliest to the latest. So that's why I told you कि आपको इस वाले चैप्टर में थोड़ा सा लेंदी नहीं है, but yes lot of factual data that is it that you have to remember. So इसको एक बार पढ़ने के बाद फिर आपको रिवाइज करना पड़ेगा डेफिनेटली। that's the reason वो रिविजन वाला जो मैंने दिया है ना 3 days का, for these kind of topics only. ओके बाकी सब ये आर्टिकल्स ये सब क्या है, ये आपने 9th एज फार एज आई अंडरस्टैंड 9th 10th इन सब में भी आपने ये आर्टिकल सारे पढ़े हैं, ठीक है, बहुत बेसिक है। तो एक बार आप करेंगे तो आपको खुद यू विल बी एबल टू रिमेंबर कर, यार ये तो हमने बचपन में पढ़ा था, सेम थिंग। सो उसमें ज़्यादा रिविजन की ज़रूरत नहीं, बट दीज काइंड ऑफ टॉपिक्स दे नीड रिविजन,
ठीक है। नाउ यहाँ पे अगर देखा जाए तो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस सबसे पहले फॉर्म हुआ था, उसके बाद इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस आया था, उसके बाद यूनाइटेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस, उसके बाद आया था भारतीय मजदूर संघ, उसके बाद आया था सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियंस एंड उसके बाद आया था सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन्स एसोसिएशन दैट इज सेवा। सो ये डिफरेंट ईयर्स में इनका फॉर्मेशन हुआ था एंड दैट इज़ व्हाट दे हैव आस्क्ड हियर। ओल्डेस्ट इज़ द ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। ठीक है। नाउ ये है सम ऑफ द क्वेश्चंस दैट हैव बीन आस्क्ड फ्रॉम द इंडस्ट्रियल रिलेशंस एंड मैंने हाईलाइट भी किया है कौन से टॉपिक्स आपको फोकस करना पड़ेगा एंड उसमें भी क्या क्या फोकस करना पड़ेगा, ऑल दैट वी हैव सीन। नाउ विल मूव ऑन टू द लेबर लॉस प्लस लेबर कोड्स। Now labor laws, there are 12 most important labor laws जहाँ से questions पूछे गए हैं एंड ये लेबर लॉस वो है फ्रॉम दोज क्वेश्चंस हैव बीन आस्क्ड इन द ईओ और एओ एग्जामिनेशन एंड एपी एग्जामिनेशन क्लब टुगेदर। सो इसमें पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट है कि वेजेस कितना कैसा पे करना पड़ेगा, मिनिमम वेज कितना होना चाहिए, कब उनका पेमेंट होना चाहिए, ये मिनिमम वाले में मिनिमम वेजेस का है, पेमेंट कब पे करना है, कैसे पे करना है, कैश में करना है, काइंड में करना है एंड कौन से काम के लिए कैसे करना पड़ेगा, आर्ली बेसिस करना पड़ेगा, ये सारी चीज़ें इसमें कवर होंगे। ओके, बेसिक प्रोविजंस वही है। सी व्हेन वी टॉक अबाउट एनी एक्ट, जो मेजर उसका टाइटल है उसके एसोसिएटेड जो भी इम्पॉर्टेंट प्रोविजंस है दैट वुड बी इम्पॉर्टेंट फॉर यू। ठीक है, जो उन्हीं के ऊपर हमें फोकस करना पड़ेगा। इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर्स एक्ट, कोई भी इंडस्ट्री को स्मूथली चलना है तो कुछ सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ेंगे। ठीक है, वो इधर मॉडल रूल्स एंड रेगुलेशंस के बेसिस पे होगा, मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर्स के बेसिस पे होगा, या फिर खुद वो इंडस्ट्री बताएगा। फॉर एग्जाम्पल कोई शिफ्ट में काम करना है तो ऑब्वियसली उनका शिफ्ट आवर्स होंगे, उनको उस टाइम तक वहाँ पहुँचना है। अगर वहाँ पे कुछ हाई वैल्यू वाला मटेरियल के साथ काम कर रहा है तो उनको एक चेक इन करना पड़ेगा, सारे उनका जो भी बैग्स एक्सेट्रा वो लगाना पड़ेगा। अगर वो किसी हजार्डस मटेरियल के साथ काम करे दे हैव टू बी कम्प्लीटली इन देयर गियर। ओके, वो सारे प्रोटोकॉल से जो उनको फॉलो करने, ऑल दैट विल कम अंडर द स्टैंडिंग ऑर्डर्स। वो कैसे हो रहे हैं, किसके बेसिस पे हो रहे हैं एंड हु विल चेक दैट कि सही से वो फॉलो कर रहे हैं कि नहीं, हु विल डू दैट। सो ऑल दैट वुड बी हैव बीन मेंशन्ड हियर इन दिस एक्ट, उसके ऊपर हमें फोकस करना पड़ेगा। ठीक है। ट्रेड यूनियंस एक्ट, जो ट्रेड यूनियंस एक्ट है एज आई सेड अर्लियर 1920s में आया था, 1926 में इसका हुआ था एंड इसमें इन्होंने मेंशन किया है कि एक ट्रेड यूनियन का कितने मेंबर्स होंगे तो ट्रेड यूनियन स्टार्ट कर सकते हैं, एक एस्टेब्लिशमेंट में कितने ट्रेड यूनियंस हो सकते हैं, उस ट्रेड यूनियन के मेजर फंक्शंस क्या है, अगर ट्रेड यूनियंस है तो वो किस तरह से अगेन इंडस्ट्रियल रिलेशंस का मैनेजमेंट के साथ trade unions, workers participation in management, how that is done, what are the various committees that are formed for that. Okay, so वो होगा and here also अगर trade union का name change करना है तो what is the care that needs to be taken, registration करना पड़ेगा trade union का, only then वो रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन माना जाएगा एंड ऑल द एक्ट्स के, इस एक्ट के जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन दैट इज प्रोविजंस है दैट वुड बी एप्लीकेबल। ओके, अगर उसका एड्रेस भी चेंज हुआ तो दैट हैज़ टू बी टेकन केयर ऑफ, प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन टू द रजिस्ट्रेशन ऑफिसर एक्सेट्रा। बहुत ज़्यादा ये सारे चीज़ें इट इज़ देयर इन दैट, मतलब एक ट्रेड यूनियन किस तरह से फंक्शन करेगा एंड हाउ दैट कैन हेल्प टू द मैक्सिमम टू द एम्प्लॉयज़ एज वेल एज द एम्प्लॉयर्स, दैट everything is mentioned here. Factories Act, now when I say labor laws, in sub labor laws में से the most important labor law that you should focus is the Factories Act, बिकॉज इसमें कई सारे ऐसे जैसे इंस्पेक्टर्स का अपॉइंटमेंट दैट इज एज पर द फैक्ट्रीज एक्ट एंड द सेम इंस्पेक्टर्स वुड डू चेकिंग फॉर द स्टैंडिंग ऑर्डर सही हुए कि नहीं, वो भी वही चेक करेंगे। चाइल्ड एंड एडोलेसेंट लेबर प्रोहिबिशन एक्ट में वो सही से इम्प्लीमेंट हो रहे तो वो भी वही चेक करेंगे, लेकिन उनका अपॉइंटमेंट होता है एज पर द फैक्ट्रीज एक्ट। तो उस तरह से फैक्ट्रीज एक्ट एक्चुअली बेसिस है फॉर वेरियस अदर लेबर लॉस। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके लिए एंड इसमें कई सारे प्रोविजंस हैं एंड
बेस्ड ऑन द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एक्सेट्रा वी हैव पिक्ड फ्यू प्रोविजंस जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट दैट हैव बीन हाईलाइटेड हियर. उसके बाद इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट, किस तरह से डिस्प्यूट्स होते हैं उसमें उसको किस तरह से रिजॉल्व करना है, उसके लिए ग्रीवेंस कमेटी सबसे पहले होता है कोई एस्टेब्लिशमेंट में. अगर वहाँ से उनका नहीं हो रहा है तो उनका एक अपर लेवल एक बोर्ड होता है, वहाँ पे जा रहा है वो ग्रीवेंस लेके कि मेरा वहाँ रिजॉल्व नहीं हो, वो उनसे भी जो भी उन्होंने दिया है वहाँ पे भी नहीं हो रहा है, वो थोड़ा अपर कोर्ट में जाए, लेबर कोर्ट में एक्सेट्रा. सो ऑल दिस किस तरह से जा सकता है कोई एम्प्लॉई अगर अपना कोई डिस्प्यूट है तो, या फिर एम्प्लॉयर का भी, एंड किस तरह से उसका रेजोल्यूशन मैकेनिज्म है, एवरीथिंग हैज़ बीन मेंशन्ड हियर. चाइल्ड एंड एडोलेसेंट लेबर प्रोहिबिशन एक्ट, चाइल्ड लेबर प्रोहिबिटेड है, वो कम्प्लीटली प्रोहिबिटेड है वो कहीं पे भी, ओके, अनटिल एंड अनलेस वो फैमिली बिजनेस में काम कर रहा है, बट अदरवाइज अगेन वो हैजार्डस होना नहीं चाहिए. ओके, सो उस तरह का जो प्रोविजंस है वो सब इसमें मेंशन्ड है. एडोलेसेंट लेबर जो 15th ईयर से 18 ईयर्स तक एडोलेसेंट बोल सकते हैं, मतलब वो काम कर सकता है लेकिन नॉट ऑल, हैजार्डस वाले में तो उसमें काम नहीं कर सकता है. जो नॉर्मल इंडस्ट्रीज में भी काम करेगा तो उसके लिए कुछ स्पेशल प्रोविजंस होते हैं, टाइमिंग्स, ओके, एंड रेस्ट पीरियड्स, ओके, एंड उसको किस तरह से मैनेज करना चाहिए. एंड व्हेन अ पर्टिकुलर एस्टेब्लिशमेंट इज हायरिंग एडोलेसेंट लेबर, डेफिनेटली उसका इंफॉर्मेशन वो उनको हायर अथॉरिटीज़ को भेजना पड़ेगा. सो ऑल दैट, क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस है, क्या क्या प्रोविजंस है, ऑल दैट हैव बीन मेंशन्ड हियर, ऑल एसोसिएटेड विथ चाइल्ड एंड एडोलेसेंट लेबर. नेक्स्ट आता है इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कमैन एक्ट. नाउ कई बार वर्कर्स दे मूव फ्रॉम वन स्टेट टू अदर स्टेट, सो उस तरह से मूव करेंगे तो उनके लिए क्या क्या प्रोविजंस है, मतलब वहाँ जाएंगे तो उनको कुछ हाउसिंग फैसिलिटीज़ मिलेगा, या फिर कुछ एक्स्ट्रा इनकम मिलेगा, या फिर कुछ और एक्स्ट्रा प्रोविजंस मिलेंगे. सो ऑल दैट इनमें उन्होंने मेंशन किया है, एंड दे हैव टू इंफॉर्मेशन बोथ स्टेट्स के पास होगा जहाँ से वो माइग्रेंट वर्कमैन आ रहा है दूसरे स्टेट में, एंड जिस स्टेट में वो काम कर रहा है वहाँ पे भी उसका इंफॉर्मेशन कैप्चर होना चाहिए. ठीक है, सो जो भी माइग्रेंट वर्कमैन है, माइग्रेंट वर्कमैन के लिए ज़्यादा क्या इंपॉर्टेंट है, वो जहाँ जा रहा है उसका इक्वल पे होना चाहिए. ऐसा नहीं कि पता चला कि उसको कम दे रहे हैं, जो लोकली हायर किए कर रहे हैं उसको ज़्यादा दे रहे हैं. दैट्स कम्प्लीटली अगेंस्ट दिस एक्ट. ओके, सो दैट काइंड ऑफ थिंग्स हैव बीन मेंशन्ड है. सो जब इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कमैन एक्ट आते हैं आपको पहले वो याद आना चाहिए, मतलब ओके जो माइग्रेंट्स जाते हैं उनका वर्क एंड ऑल दैट. ओके, कॉन्ट्रैक्ट लेबर रेगुलेशन एंड एबॉलिशन एक्ट, बॉन्डेड लेबर तो बिल्कुल एबॉलिश्ड है, बट अदरवाइज कॉन्ट्रैक्ट में लेबर लेके जा सकता है. कौन लेके जाएगा, ये कॉन्ट्रैक्टर लेके जाएगा. सो कॉन्ट्रैक्टर को भी अपने आप को रजिस्टर करना पड़ेगा, एंड द वर्कर्स दोज ही इज़ हायरिंग जो लेके जा रहा है, मतलब कई बार होता है उसी एरिया में, मतलब एक स्टेट MP महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र में ही गांव से वो कॉन्ट्रैक्ट लेबर लेके आ रहा है एंड सिटी में मुंबई में काम करवा रहा है फॉर ए पर्टिकुलर प्रोजेक्ट, एंड उसमें जो लेके आ रहा है तो उसका पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी उसी का होता है. ठीक है ना, या फिर वो दूसरे बिहार से ले आ रहा है महाराष्ट्र. सो इन बोथ द केसेस ही हैज़ टू बी वेरी केयरफुल कि वहाँ पे अगर बिहार से लेके आ रहा है, बिहार में भी उस गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ को इन्फॉर्म करना है, महाराष्ट्र में भी यहाँ पे भी इन्फॉर्म करना है, मैं वहाँ से लेके आया यहाँ पे हम लोग वर्क कर रहे हैं ऑन दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट. उसके लिए उनको लेबर को पासबुक्स भी देना चाहिए कि दिस इज़ द नेम ऑफ दैट पर्सन, उसका क्या काम कर रहा है, कहाँ पे कर रहा है, एंड उसके जो कन्वेंस वाला अमाउंट है दैट ऑल्सो ही हैज़ टू हेल्प आउट विथ. ऐसे कई सारी चीज़ें हैं, provision say for the welfare of this contract labor, so all that has been mentioned here. Next आता है payment of bonus act. बोनस कब पे करना है, कैसे पे करना है, किस circumstances में बोनस का एप्लीकेबिलिटी होगा, एवरीथिंग हैज़ बीन. सो बोनस यहाँ पे आ जाएगा पूरा. लिटिल बिट ऑफ दिस बोनस का थोड़ा सा हमें बेसिक डिटेल्स हम पढ़ेंगे इन पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट एक्सेट्रा, बट अदरवाइज मेजर हम लोग पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट में पढ़ेंगे, कैसे देंगे, कब देंगे, ऑल दैट. ओके, नेक्स्ट आता है बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स एक्ट 1990, जिसमें अगर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स है तो उनके क्या प्रोविजंस है.
ओके सो उनको किस तरह से वहीं पे उनको कंस्ट्रक्शन मतलब कहीं जाके कंस्ट्रक्ट करना है तो कई बार ऐसा होता है कि वहीं पे रुकना पड़ेगा, तो उनको क्या क्या फैसिलिटीज़ है, उनका क्या क्या राइट है कि उनको ये फैसिलिटीज़ वो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स मतलब जो ओनर है वो देगा या फिर जो कॉन्ट्रैक्ट पे लेके आया है कॉन्ट्रैक्टर वो देगा. ऑल दैट आर मेंशन हियर. नेक्स्ट आता है माइंस एक्ट. ओके माइंस के सेफ्टी फीचर मतलब कौन उसमें काम कर सकता है एंड टाइमिंग्स क्या होना चाहिए. अबाउ द माइंस जो अबाउ द ग्राउंड जो काम करते हैं या बिलो द ग्राउंड माइंस में काम करते हैं उनके लिए क्या क्या स्पेशल फीचर्स है. आर वुमेन अलाउड? यस अभी रिसेंटली वुमेन भी अलाउड है बट अगेन उसमें क्या चाहिए एटलीस्ट मिनिमम 3 वुमेन शुड बी वर्किंग एंड उनका कोई नाइट ड्यूटी नहीं होना चाहिए. इसे कई सारी चीज़ें. सो ऑल दैट okay that would be studied under the Mines Act. जो भी mines है okay that all would be under this. they have to follow this act. अगेन उसमें भी तरह तरह के माइंस हैं, फिर उसमें किस माइन टाइप ऑफ माइंस के लिए ये एक्ट एप्लीकेबल होगा वो अलग चीज़ है बट अदरवाइज इसमें वो सारे प्रोविजंस हमें देखने को मिलेंगे राइट फ्रॉम वर्किंग टिल उनके पैकेजेस सैलरीज कैसे होगा, उनका लीव्स किस तरह से मिलेंगे ओके एंड वो सारी चीज़ें इसमें आएंगी. ठीक है नाउ ये हो गया हमारा बेसिक लेबर लॉस. नाउ लेबर लॉस एंड इसमें इन्होंने क्या किया है वेरी रिसेंटली 2019 में 1920 में दे हैव कम अप विथ क्लबिंग ऑफ दिस. कई बार ऐसा हो रहा है कि ऑब्जेक्टिव सिमिलर है ओके लाइक फॉर एग्जाम्पल पेमेंट ऑफ वेजेस, मिनिमम वेजेस एक्ट, पेमेंट ऑफ बोनस एक्सेट्रा. इसमें कई सारे प्रोविजंस ऐसे तो सिमिलर हैं. कई बार जैसे आप पढ़ोगे ना आपको समझ में आएगा कि फॉर एग्जाम्पल डेफिनेशन है एस्टेब्लिशमेंट मतलब वो सभी में एक ही है. वेज मतलब द डेफिनेशन ऑफ वेज इज सेम इन ऑल दीज केसेस बट वो उससे क्या है डबल मतलब वहाँ पे भी पढ़ रहे हैं, मिनिमम वेजेस एक्ट में भी पढ़ रहे हैं, बोनस एक्ट में भी पढ़ रहे हैं. ओके सो टू अवॉइड दैट एंड ऑब्जेक्टिव्स भी ऑलमोस्ट कई जगह पे सिमिलर है. टू अवॉइड दैट confusion etc. they have come up with clubbing of various laws, labor laws into 4 labor codes. एक तो कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी जो सोशल सिक्योरिटी के एसोसिएटेड होगा, कोड ऑन वेजेस ऑल अबाउट दिस वेजेस बोनस एक्सेट्रा, इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड जिसमें इंडस्ट्रियल रिलेशंस रिलेटेड जो भी मतलब डिस्प्यूट्स किस तरह से है उसको किस तरह से रिजॉल्व करेंगे, उसमें क्या क्या प्रोविजन है, ऑल दैट विल बी हियर. ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड वर्किंग कंडीशंस कोड मतलब कोई भी इंडस्ट्री है उसमें कई बार ऐसा होता है कि वहाँ सेफ्टी प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं, अगर सही से ले रहे हैं नहीं ले रहे. कई बार उनकी वजह से डिजीज़ेस भी होते हैं, ऑक्यूपेशनल डिजीज़ है नोटिफाई डिजीज़ बोलते हैं उनको. सो उस तरह से तो इमीडिएटली दे हैव टू मेंशन या फिर उस डिजीज़ अगर है कि उस फॉर एग्जांपल कोई एस्बेस्टस कंपनी में काम कर रहा है सो देयर इज़ हाई लाइकली चांस कि वो एस्बेस्टस की वजह से उनको एस्बेस्टोसिस डिजीज़ हो जाए जो लंग्स के होता है. तो इसको अवॉइड करने के लिए क्या क्या प्रिकॉशंस ले सकते हैं बट इनिविटेबल है अगर सही से केयर नहीं लिया तो ऑब्वियसली डिजीज़ होने के चांसेस होते ही दैट हैज़ टू बी इन्फॉर्म्ड ओके. एंड बेस्ड ऑन दिस नॉट ओनली ऑन द एम्प्लॉयर का ही नहीं एम्प्लॉई की तरफ से भी केयर होना चाहिए. ऐसा नहीं कि एम्प्लॉयर ने बोला कि आपको दीज आर द प्रोटोकॉल्स दैट यू हैव टू फॉलो सो दैट देयर इज़ नो हार्म टू यू वाइल वर्किंग हियर बट एम्प्लॉई ने बिल्कुल इसको नेग्लेक्ट किया है. Employer can't do anything in that, right? So there are certain duties and responsibilities of both. So that will be studying in this. So you can understand jab when we talk about occupational safety or here इन हर जगह पे आपको ऑक्यूपेशनल सेफ्टी का कई जगह पे होगा स्पेशली माइंस एंड एक्ट्स एक्सेट्रा. तो इसमें दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी किस तरह से दोनों का जितने भी स्टेक होल्डर्स होंगे उसके एसोसिएटेड जो भी प्रोविजंस होंगे दैट वुड बी इम्पॉर्टेंट फॉर यू. ठीक है सो ये हो गए लेबर लॉस का हमारा बेसिक एंड इसमें एज आई सेड फैक्ट्रीज एक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. एक तो स्टैंडिंग ऑर्डर्स एक्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, चाइल्ड एंड एडोलेसेंट लेबर ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, माइंस एक्ट ये भी इम्पॉर्टेंट है
जो कई सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं. एंड पेमेंट ऑफ वेजेस एंड मिनिमम वेजेस एक्ट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. दिस आर सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स. व्हाई आई एम सेइंग दिस और हाउ आई एम सेइंग दिस, दैट आई विल टेल यू. एंड बिफोर दैट नो, जो आपके सोर्सेस है, कहाँ से आप लेबर लॉस का पढ़ सकते हो. जैसे मैंने लेबर लॉस एंड इंडस्ट्रियल रिलेशंस का एक बुक दिखाया है. मैंने पहले भी बोला था लेबर लॉस का तो आपको डायरेक्टली मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट में जाएंगे तो आपको वो लॉस पीडीएफ्स मिल जाएंगे, आप वहाँ से पढ़ सकते हो. एज यू कैन सी है, ये सारे आपके पीडीएफ से. इंडस्ट्रियल रिलेशंस, लेबर लॉस का भी है इसी में, यहाँ पे यहाँ दिख नहीं रहा है, अदरवाइज यू कैन गेट दिस कंटेंट हियर. ठीक है. एंड ये तो बुक है ही, पियाली घोष एंड शेफाली नंदन का इंडस्ट्रियल रिलेशंस एंड लेबर लॉस का. ठीक है. एंड क्या प्रिकॉशंस लेना है while going through the book, that also I have said. the same thing applies to the direct PDFs, लेबर लॉस के PDFs जो आप लोग डाउनलोड कर रहे हो. ठीक है. नाउ कम्स why and how it is important, or what are the important topics associated with labor laws. Now labor laws and codes से अब देखा जाए तो as you can see here 2023 के questions है ये. फैक्ट्रीज एक्ट से एज यू कैन सी हियर टोटल पुट टुगेदर 5 क्वेश्चंस, मतलब यहाँ से इसमें 4 क्वेश्चंस है, इसमें 1 क्वेश्चन आया है. ओके. एंड एज आई सेड कॉन्ट्रैक्ट लेबर रेगुलेशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट, इसमें से भी 2 क्वेश्चंस आए हैं. मिनिमम वेजेस एक्ट. ओके. द इंडस्ट्रियल स्टैंडिंग ऑर्डर्स, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि नॉट ओनली स्ट्रेट क्वेश्चन, जो मल्टीपल जो अप्लाइड सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन है वो भी इसमें से पूछा गया था. एंड मैच द फॉलोइंग में भी इनको पूछा गया था. सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एंड चाइल्ड एंड एडोलेसेंट लेबर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है. इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कमैन एक्ट, इसमें भी क्वेश्चंस आए हैं. एज यू कैन सी हियर, इन्होंने क्या किया है लास्ट ईयर जो पेपर देखा जाए तो few laws from which they have asked questions for A और EO paper, and APFC के लिए बिल्कुल अलग टॉपिक्स उन्होंने चूज किया. जैसे APFC में ट्रेड यूनियंस एक्ट से 3 क्वेश्चंस आए हैं, माइंस एक्ट से 2 क्वेश्चंस आए हैं, एंड पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट, अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स एक्ट, वहाँ से एक क्वेश्चन आया है. एंड जो जिसमें से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आए लाइक योर फैक्ट्रीज एक्ट, पेमेंट इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट, यहाँ पे ओनली 1 क्वेश्चन आया है. सो विद दिस यू कैन अंडरस्टैंड द काइंड ऑफ उन्होंने बिल्कुल अलग अलग रखा है. बट नाउ सिंस कॉमन पेपर है, अभी हम लोग ये नहीं बोल सकते कि ये कुछ ऐसे टॉपिक्स है जो ए और ईओ के लिए इंपॉर्टेंट है, या ये कुछ ऐसे लेबर लॉस है जो एपीएफसी के लिए इंपॉर्टेंट है. नाउ ऑल दीज आर इंपॉर्टेंट फॉर बोथ. ओके. सिंस वी आर हैविंग द सेम पेपर, रिक्रूटमेंट टेस्ट दोनों के लिए एक ही है. सो लेबर लॉस एंड लेबर कोड्स, इसके लिए मैंने 16 डेज दिया है. एंड ईच एक्ट या ईच कोड का आप एक एक दिन भी दोगे ना, यू शुड बी एबल टू कवर. 12 लॉस है प्लस 4 कोड्स है, टोटल 16 डेज. 1 डे से ज़्यादा नहीं चाहिए इसके लिए. ठीक है. एंड एज आई सेड, इफ़ यू जैसे 25 डेज हमने अलॉट किया है तो इसमें आप लेबर लॉस का एक दिन कर सकते हो. आपको लग रहा है थोड़ा सा बोर हो रहा है तो यू कैन गो फॉर इंडस्ट्रियल रिलेशंस. ओके. एंड इसके बाद 3 डेज का मैंने सोशल सिक्योरिटी एक्ट्स का भी दिया, वो आगे मैं आपको दिखाऊंगी उसमें से कौन से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे गए थे एंड व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स देयर. ठीक है. सो इसमें से किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए. सो नो दीज आर द क्वेश्चन दैट हैव बीन आस्क्ड. व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिलेटिंग टू कंक्लूजन ऑफ कंसीलिएशन प्रोसीडिंग्स अंडर द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट. अब डिस्प्यूट जहाँ पे होते हैं वहीं पे हम लोग रिजोल्यूशन का करते हैं. रिजोल्यूशन में कंसीलिएशन इज़ वन ऑफ दैट. एंड कंसीलिएशन में जब प्रोसीडिंग्स होते हैं तो इसमें जब what you will say, the जब वो dispute resolution का है and when it goes to the conciliation officer or the conciliation board, so वो they will facilitate talking discussions between the employer and the employee, and they will discuss and they will come to an amicable solution. So here it is concluded on the date when a memorandum of settlement is signed by the parties. Obviously उसी दिन वो conclude हो रहा है, right? It is concluded on the date when the report of the conciliation officer is received by the appropriate government where no settlement is received. अगर settlement नहीं हुआ है so conciliation officer एक appropriate government को अपना वो letter दे देगा कि ये नहीं हुआ है. जब वो letter appropriate government के हाथ में होगा, only then, that is उनके relevant authority के हाथ में होगा, only then we can say that कि ये conclude हो गया है इसका conciliation.
ठीक है. इट इज कंक्लूडेड ऑन द डेट व्हेन द रेफरेंस इज मेड बाय द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट टू द लेबर कोर्ट और इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल अंडर सेक्शन 10 ऑफ द एक्ट ड्यूरिंग पेंडेंसी ऑफ द कंसिलिएशन प्रोसीडिंग्स. मतलब कंसिलिएशन प्रोसीडिंग्स चल ही रहे हैं, बट स्टिल अगर अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ने बोला कि नहीं इससे तो होने वाला नहीं है, नाउ आई विल रेफर दिस टू द सम लेबर कोर्ट और द इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल, इन दैट केस उसी दिन वो कंक्लूड हो गया वो कंसिलिएशन. Okay, it is concluded on the date when it ends in failure resulting in no memorandum of settlement signed between the parties. No, because जब ये fail होगा immediately conciliation officer उसको appropriate government को report करेगा, and when appropriate government receives that, the date on which it is received, तब बोलेंगे हम लोग conciliation conclude हो गया है. right? देखिए dispute का है, when dispute comes conciliation process comes, so उस process को आपको समझना पड़ेगा. so whatever the provisions that you are doing for any labor law, जो वो act है उसके अगेंस्ट जो मेजर प्रोविजंस है, मतलब डिस्प्यूट्स एक्ट है, मतलब वो डिस्प्यूट को रिजॉल्व करना है हमें, सो वो रिजोल्यूशन का जो भी प्रोविजंस है वो सबसे इंपॉर्टेंट होंगे. होप आई एम एबल टू मेक ए पॉइंट हियर. बहुत ज़्यादा लॉस है, सो नो हर लॉ का मैं इस तरह से एक्सप्लेन नहीं कर सकती, बट अदरवाइज आई एम ट्राइंग टू हाईलाइट कि जो एक्ट है उसके अगेंस्ट जो मेन मुद्दा है, हमारा ऑब्जेक्टिव है, उसके अगेंस्ट जो प्रोविजंस है उस पर हमें ज़्यादा फोकस करना है. ओके, लाइक डिस्प्यूट्स एक्ट में रेजोल्यूशन वाला प्रोसेस हो, कंसिलिएशन से क्वेश्चन आया है यहाँ पे. Now, the provision for disability compensation for person who is declared unfit after the medical examination and for whom no alternate payment is possible finds place under which of the following legislation? Disability compensation. Generally ये जहाँ पे हैज़ार्डस वाला काम होता है उसमें आता है, एंड इन सब में हैज़ार्डस वाला काम कहाँ होता है? माइंस एक्ट में होता है. ये माइंस एक्ट में है. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि कौन सा प्रोविजन किस में इम्पॉर्टेंट है एंड क्यों है. ठीक है. Now, which of the statements relating to the grievance redressal committee under the Industrial Dispute Act is not correct? As I've said earlier also, Industrial Disputes Act मतलब उसका जो dispute है उसका resolution, कितने levels में वो resolution होता है पूरा आपको जानना ज़रूरी है. अगर बीच में conciliation board है तो उसका members कितने हैं, कैसे है, वो आपका जानना ज़रूरी है. And if it is going to the labor court, what is the labor court, who is the labor court? ओके, उनके क्या वो है, इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल है, उसमें कौन कौन रहेगा, एवरीथिंग, मतलब उसके जो इर्द गिर्द जो एसोसिएटेड टॉपिक्स है, यू हैव टू लर्न देम, मेमोराइज देम. सो इन दिस केस ग्रीवेंस रिड्रेसल कमिटी के बारे में उन्होंने पूछा, क्योंकि सबसे पहला स्टेप यही है ग्रीवेंस जो भी डिस्प्यूट होता है. So here when we talk about grievance redressal, the chairperson of the committee shall be nominated by appropriate government. No, ये industry relevant है. वहाँ पे अगर ट्रिब्यूनल है, लेबर कोर्ट है, तो we can understand वहाँ appropriate government का कुछ काम है. जो प्लांट लेवल का है उसमें appropriate government क्या करेगा. So you should understand grievance redressal committee कौन से लेवल में आता है. So वो प्लांट लेवल में आता है. So you have to understand वहाँ पे किसका चलता है. ठीक है. इट शेल कंसिस्ट ऑफ इक्वल नंबर ऑफ मेंबर्स फ्रॉम बोथ एम्प्लॉयर एंड वर्कमैन. ऑब्वियसली दोनों मिलके रहेंगे तभी तो डिस्प्यूट रिजॉल्व होगा. अगर सिर्फ एम्प्लॉयर को ही रहना है तो डायरेक्टली मैनेजमेंट के पास जाएगा वो, कोई ग्रीवेंस रिड्रेसल कमेटी की ज़रूरत ही नहीं है. हमें बहुत फेयर जजमेंट चाहिए, फेयर वर्डिक्ट चाहिए, इसीलिए हम लोग ये कमेटी ऑर्गेनाइज कर रहे हैं. इट शैल बी कॉन्स्टिट्यूटेड इन इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट एम्प्लॉइंग 20 और मोर वर्कमैन. दैट इज ट्रू. द टोटल मेंबर्स ऑफ द कमिटी शैल नॉट बी मोर दैन 6. सो दैट्स वाई ये भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यू शुड नो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, उस रेजोल्यूशन के एसोसिएटेड जितना भी स्टेक होल्डर्स हैं, एवरीथिंग यू शुड अंडरस्टैंड. नाउ विच ने, इसलिए मैंने सारे ये लेबर लॉस का हाईलाइट किया है यहाँ पे हर जगह पे. विच वन ऑफ द फॉलोइंग नेचर ऑफ द वर्क शेल नॉट बी टेकन इनटू अकाउंट व्हाइल द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कंसिडर्स प्रोहिबिटिंग एम्प्लॉयमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लेबर इन एन एस्टैब्लिशमेंट अंडर द कॉन्ट्रैक्ट लेबर रेगुलेशन और एबॉलिशन एक्ट. बेसिक ऑब्जेक्टिव ही है ये. तो ये बेसिक आप नो समझेंगे तो इट्स वेरी इजी. सो हियर जहाँ पे भी वर्क इज ऑफ इंटरमिटेंट नेचर, ओके, कई जगह पे यू नो कॉन्ट्रैक्ट लेबर को व्हाट यू विल से अबॉलिश करती है, मतलब इट
रेगुलेट या एबॉलिशन, मतलब दे कांट वर्क. जहाँ पे परमानेंट टाइप का वर्क है वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट लेबर नहीं, लोकल वाला लेबर चलेगा. द प्रोसेस ऑपरेशन और अदर वर्कर्स इन इंडस्ट्री नेसेसरी फॉर द इंडस्ट्री. कई बार कॉन्ट्रैक्ट लेबर आके चला जाता है, सो वहाँ पे भी इनको रख नहीं सकते. द वर्क इज डन ऑर्डिनरली थ्रू रेगुलर वर्कमैन, तो वहाँ पे भी. बट हियर जहाँ पे इंटरमिटेंट नेचर है, दैट विल नॉट बी टेकन इन टू अकाउंट वाइल प्रोहिबिटिंग द एम्प्लॉयमेंट. मतलब इसमें यहाँ पे एक्चुअली कॉन्ट्रैक्ट लेबर उनको चाहिए. ओके, इंटरमीडिएट नेचर है तो कई बार उसमें स्पेशलाइज्ड स्किल्स भी चाहिए होता है जो लोकल रेगुलर वर्कमैन के पास नहीं होते, तो ऑब्वियसली वहाँ तो इनकी ज़रूरत है. ओके, इन तीनों के लिए लोकल वाले चल जाएंगे या रेगुलर वर्कमैन से काम हो जाएगा. बट इंटरमीडिएट नेचर, इसके लिए तो स्पेशलाइज्ड स्किल्स चाहिए, कई बार बाहर से लेके आके करवा के भेजना पड़ता है. सो देयर कॉन्ट्रैक्ट लेबर को प्रोहिबिट कैसे कर सकते हैं एम्प्लॉयमेंट में? दे हैव टू गिव. सिंपल बेसिक ऑब्जेक्टिव ही है. ठीक है. As per the provisions of the Industrial Employment Standing Orders Act, standing orders shall come into operation after the expiry of how many days from the date of which copies of the order of the appellate authority are sent to the employer and to the trade unions. Now when we talk about Industrial Employment Standing Orders Act, सबसे पहले वो एक्ट जो भी स्टैंडिंग ऑर्डर्स है वो बनाएगा, जो एम्प्लॉयर बनाएगा विद द हेल्प ऑफ द ट्रेड यूनियन से कंसल्ट करके बनाएगा, एंड दैट वुड बी सेंट टू द रिलेवेंट रजिस्ट्रेशन ऑफिसर. वहाँ पे वो सर्टिफाई होके आएगा, सर्टिफाइंग ऑफिसर. एंड कई बार ऐसा होता है कि आने के बाद सर्टिफाइंग ऑफिसर ने उसमें कुछ चेंज किया है तो दैट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल टू द ट्रेड यूनियन, सो वो अपीलेट अथॉरिटी के पास जा सकते हैं. तो अपीलेट अथॉरिटी के पास जब भी जाएगा वो, सो विद इन 7 days दैट शुड बी मेड एप्लीकेबल. मतलब उन्होंने जो भी दिया उसमें टाइमिंग्स, एंट्री टाइमिंग्स, शिफ्ट्स एंड जो भी अदर स्टैंडिंग ऑर्डर्स, क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस दैट हैव टू बी फॉलोड, एवरीथिंग वुड बी मेंशन्ड हियर. एंड ये जो जहाँ पे या एंट्रेंस के पास या फिर जहाँ पे डिपार्टमेंट है वहाँ पे दिस शुड बी पोर्ट्रेट, वहाँ पे दिखना चाहिए ओपनली. Coming to the next question, which of the following facilities are to be provided by the contractor to interstate migrant workers in connection with the worker of the establishment to the Interstate Migrant Workmen Regulation of Employment and Conditions of Service Act 1979 is applicable? Okay, यहाँ पे when we look at the interstate migrant workmen regulation and employment and conditions of service, we are focusing only on the regulation of employment, कि उनको पे सही से मिल रहा है कि नहीं, एकोमोडेशन हो रहा है कि नहीं, एक्सेट्रा. ऑल दीज शुड बी देयर. ओके, एंड कंडीशंस, किस कंडीशंस में वो काम कर रहे हैं. ओके, बट नॉट द ओल्ड एज बेनिफिट स्कीम एक्सेट्रा. सो हियर see 1, 2, 3 and 5, these are the ones that are covered here, like your equal pay होना चाहिए irrespective of sex, provision of suitable residential accommodation, protective clothing होना चाहिए, medical facilities, क्योंकि इनके भरोसे वो आ रहे हैं, मतलब यहाँ आके काम कर रहे हैं, सो उनके लिए कुछ तो मेडिकल फैसिलिटीज़ वो सब तो प्रोवाइड करना पड़ेगा. बट ओल्ड एज बेनिफिट स्कीम, मतलब यहाँ पे सिर्फ रेगुलेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस, कहीं पे भी ये नहीं दिया है कि वो जब ओल्ड एज होगा मतलब उनका पेंशन वाला भी इसमें आएगा. नो, सो बेसिक ऑब्जेक्टिव उसी में से पिक किया गया है क्वेश्चन. सो दैट्स वाई स्टार्टिंग से भी हम लोग बोल रहे हैं, जो 15+ क्वेश्चंस हम लोग बोल रहे हैं, बेसिक्स भी आप सही से कवर कर लोगे तो बहुत आराम से आप कवर कर लोगे. एंड दिस प्रोवाइड्स यू एन एज ओवर द अदर्स, दोज हु थिंक दैट कि इंडस्ट्रियल रिलेशंस एंड लेबर लॉस बहुत टफ है एंड इसके बिना भी हम लोग कट ऑफ निकाल लेंगे. बट एज आई सेड इट वुड बी वॉकिंग ऑन ए टाइट रोप, बहुत दिक्कत हो जाएगा. ठीक है. सो नेक्स्ट कम्स द सोशल सिक्योरिटी एक्ट्स. एज यू कैन सी हियर दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोशल सिक्योरिटी एक्ट्स जो हमें पढ़ना है. एंड द नंबर ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजंस एक्ट. ऑब्वियसली प्रोविडेंट फंड का आप कर रहे हो तो यू शुड बी नोइंग दैट, तो ऑब्वियसली इसमें से आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा आएंगे, नो डाउट इन दैट, बीट ई और एओ या फिर APFC. ग्रेचुटी, मैटरनिटी, एम्प्लॉयमेंट कंपनसेशन एक्ट, एम्प्लॉयमेंट स्टेट इंश्योरेंस एक्ट, हर एक एक्ट इसमें से इंपॉर्टेंट है एंड एटलीस्ट 1 क्वेश्चन वुड बी आस्क्ड फ्रॉम ईच. एंड प्रोविडेंट फंड वाले में से तो 2-3 क्वेश्चंस. एंड ये कई बार आपके मैच द फॉलोइंग वाले में भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं. सो
आपको लगेगा कि कुछ ज़्यादा क्वेश्चन है, बट अदरवाइज मैं आपको क्वेश्चंस दिखा दूंगी. सो इसमें 3 days काफ़ी है क्योंकि बहुत ईजी है. एंड बेसिक्स जो है, बेसिक प्रोविजंस, मतलब प्रोविडेंट फंड कहाँ पे एप्लीकेबल है, कहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है, क्यों एप्लीकेबल है, कहाँ पे वॉलेंट्री है, कहाँ पे कंपलसरी है, उस तरह के बेसिक्स भी आप कर लोगे ना तो बहुत ईजी है. ग्रेच्युटी कब पे करना है, कितना पे करना है, वो ना सब फैक्चुअल बेस्ड ही है. एंड ये तो 2 एक्ट्स आप एक ही दिन में कर लोगे. ओके एंड 2 दिन में आप पूरा कंप्लीट करके 1 दिन तो आप पूरा रिवीजन भी कर सकते हो इसी में से. ओके सो इतना ईजी है. Now see here, match list 1 and list 2 and select the correct answer using the codes given in the below list. Like recovery officer कहाँ पे होगा, compulsory insurance, scheduled employment, subsistence allowance. Okay, so here यहाँ पे देखिए ये social security acts हैं ये दोनों, and ये दोनों हमारे labor laws हैं. So this is what I was talking about. मतलब मैं ये क्वेश्चन को मैंने काउंट किया है स्टैंडिंग ऑर्डर्स में भी, मिनिमम वेजेस एक्ट में भी, पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट में भी एंड एम्प्लॉय. सो क्वेश्चन एक ही है लेकिन मैंने 4 जगह पे किया है, तो हो सकता है कहीं पे आपको नंबर ज़्यादा लगे कि आपने वहाँ 17 ही बोला, यहाँ पे 3, ये सारे काउंट किए तो बहुत ज़्यादा हो रहा है करके. ठीक है. सो हियर व्हेन वी टॉक अबाउट द रिकवरी ऑफिसर हमारा आता है प्रोविडेंट फंड, क्योंकि प्रोविडेंट फंड में हमें थोड़ा सा अमाउंट we have to allocate करना पड़ेगा, राइट. सो अगर वो अमाउंट नहीं गया तो सम रिकवरी ऑफिसर शुड कम एंड डू दैट. दिल कम एंड इस टाइम तक आपको पे करना पड़ेगा एंड ऑल दैट. दिल एम्प्लॉयर को बोलेगा कि एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो निकाल के भेजने का प्रोविडेंट फंड इनको. ठीक है. एंड नेक्स्ट आता है कंपल्सरी इंश्योरेंस जो है पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट. ओके नेक्स्ट आते हैं शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट जो है मिनिमम वेजेस एक्ट. मिनिमम वेजेस एक्ट में शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट, उसमें क्या क्या कौन से एम्प्लॉयमेंट इंडस्ट्रीज इसमें आते हैं दैट दे हैव गिवन. ओके एंड सब्सिस्टेंस अलाउंस, स्टैंडिंग ऑर्डर्स. कई बार कुछ उन्होंने गलत किया, कुछ एम्प्लॉय की तरफ से कुछ प्रॉब्लम हुआ है तो दे कैन बी सस्पेंडेड फॉर ए वाइल, बट ड्यूरिंग दैट टाइम सम सब्सिस्टेंस अलाउंस हैज़ टू बी गिवन. ऑल दैट विल बी मेंशन्ड इन. अगर वो काम करे तो वेज कैसे देना है, कब देना है, अगर उस पर कुछ एक्शन लिया गया तो सब्सिस्टेंस अलाउंस कैसे देना है, वो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कैसे होना है, एवरीथिंग वुड बी मेंशन्ड अंडर द स्टैंडिंग ऑर्डर्स एक्ट. एज आई हैव सेड, simply rules and regulations one has to follow while working in that establishment. ठीक है. Now as per the provisions of the Maternity Benefit Act 1961, the maximum period for which a female employee shall be entitled to leave with wages as maternity benefit for giving birth to a third child. Normally first second child का होता है, but here third child, उसमें उनको सिर्फ 12 weeks का मिलता है. So maternity benefit कितने चिल्ड्रन के लिए कितना मिलता है, अगर चाइल्ड को कुछ हुआ या मदर को कुछ हुआ ड्यूरिंग दैट टर्म क्या बेनिफिट होता है, ऑल दैट वुड बी कवर्ड. ये भी बहुत इजी एक्ट है. मतलब यू शुड अंडरस्टैंड कि मदर वो कमीशनड मदर है या फिर वुड बी मदर है, मतलब वो सरोगेसी के लिए जा रही है. इफ़ शी गोज व्हाट आर द कंडीशंस, उसको कितना लीव मिलेगा. ओके अगर अडॉप्ट कर रहे हैं तो कितना लीव मिलेगा, अगर नहीं खुद बर्थ दे रहे, अगर बर्थिंग के टाइम पे इनकी डेथ हो गई या बच्चे को कुछ हुआ तो उसमें क्या क्या प्रोविजंस है, तो एवरीथिंग वी हैव टू लुक एट, हर चीज़. सो ऑल दैट वुड बी इन दिस. एक बार ये मैंने देखा है सोशल सिक्योरिटी एक्ट्स भी इट शुड बी एज अ स्टोरी सॉर्ट, मतलब एक 1 by 1, ये हुआ तो कैसे होगा, ये नहीं हुआ तो कैसे होगा, अगर वैसे हुआ तो एक्स हुआ तो क्या होगा, वाई हुआ. देयर विल बी सम सर्कमस्टांसेस दैट वन दे कीप ऑन अप्लाइंग एंड मूविंग. सो वो एक बार आपने कैप्चर कर लिया किस तरह से वो हो रहा है, वेरी इजी. जैसे जैसे प्रोविजंस में जाएंगे वैसे वैसे वो हो जाएगा. दैट वुड बी वेरी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड. What is the minimum number of employees employed by an establishment functioning without the aid of power and is registered under the Cooperative Societies Act that shall require it to come within the purview of Employee Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act. Now इसमें as I said employee provisions किसका कंपलसरी है,
किसका वॉलंटरी है, कितने एम्प्लॉयज़ होंगे तो वो कंपलसरी है, ऐसे कई सारे प्रोविजंस है दैट वी हैव टू लुक इनटू. सो हियर इन दिस केस दिस क्वेश्चन इज आस्किंग, अगर पावर के साथ वो काम नहीं कर रहे हैं एंड द एस्टेब्लिशमेंट इज एस्टेब्लिश्ड अंडर द कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट, देन कितने एम्प्लॉयज़ होंगे तो दैट शुड बी कवर्ड अंडर एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजंस एक्ट. अगर वहाँ पे 50 मेंबर से ज़्यादा काम कर रहे हैं, देन इवन इफ विदाउट द एड ऑफ द पावर काम कर रहे, देन दे हैव टू बी ब्रॉट अंडर द एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजंस एक्ट 1952, अगेन बेस्ड ऑन देयर सैलरीज. ठीक है, सो ये है हमारा, दिस इज हाउ यू कैन कवर एंड बेस्ड ऑन दिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दिया है. एंड बिफोर वाइंडिंग अप, I really hope this session is very much useful to you for your preparation. So here comes एक छोटा सा announcement है from EduTap. EduTap is currently offering 3 kinds of courses for all those students who are preparing or targeting the upcoming UPSC EPFO examination, be it APFC और E और AO की ऑलरेडी नोटिफिकेशन आ गया है. ना उसमें सबसे पहला कोर्स आता है हमारा मास्टर कोर्स. नाउ ये 1 पॉइंट सोर्स है आपके कंटेंट के लिए, आपके स्ट्रैटेजी के लिए, हर चीज़ के लिए व्हेन इट कम्स टू योर एग्जाम प्रिपरेशन यूपीएससी ईपीएफओ का. हियर यू विल गेट ऑल द सब्जेक्ट्स कंटेंट इन द फॉर्म ऑफ पीडीएफ्स, वीडियोस, चैप्टर क्विजेस, एवरीथिंग. 1 पॉइंट, आपको कुछ और इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है. एंड मोर ओवर यू विल बी हैविंग स्ट्रैटेजी सेशंस विद कुलदीप सर एवरी वीक, सो दैट इतना ज़्यादा कंटेंट है तो यू शुड हैव सम स्ट्रैटेजी ऑल्सो इन प्लेस, हाउ टू गो थ्रू द कंटेंट, हाउ टू यूटिलाइज दिस मोर एफिशिएंटली. एवरीथिंग वुड बी प्रोवाइडेड हियर. ठीक है. दूसरा आता है हमारा स्पेशल सब्जेक्ट्स कोर्स. नाउ स्पेशल सब्जेक्ट्स कोर्स में क्या है, कई बार बच्चा बोलता है ना मैं रीजनिंग में कर लूँगा, क्वांट्स कर लूँगा, लेकिन कुछ ऐसे स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स होते हैं, स्पेशल सब्जेक्ट्स लाइक योर इंडस्ट्रियल रिलेशंस एंड लेबर लॉस या पॉलिटी हो गया. ओके, उस तरह के कोर्सेज के लिए दे टेंड टू लुक आउट फॉर कंटेंट, बिकॉज ये नॉर्मली हर जगह पे मिलता नहीं है. सो इन दैट केस दिस इज़ बेस्ट फॉर दो स्टूडेंट्स हु आर लुकिंग आउट फॉर दैट. स्पेशल सब्जेक्ट्स कोर्स में आपको उस सब्जेक्ट्स के कंटेंट मिलेगा इन द फॉर्म ऑफ पीडीएफ्स, वीडियोस, लाइव क्लासेस, चैप्टर क्विजेस एक्सेट्रा, एंड विथ विच यू कैन गेट थ्रू दिस एग्जामिनेशन वेरी इजीली. एंड तीसरा आता है हमारा टेस्ट सीरीज़. नाउ ये उन बच्चों के लिए है जो खुद से ही प्रिपेयर कर रहे हैं, उन्होंने कुछ और एग्जाम के लिए प्रिपेयर किया एंड दे फील दैट ये उसके लिए सफिशिएंट है, इसके लिए भी, और दे ऑलरेडी एक बार एग्ज़ाम दे दिया है, प्रिपरेशन हो गया है पूरा, बट अगेन नहीं हुआ है तो फिर से दे रहे हैं. ओके, सो वो बच्चे इसमें यू विल गेट द टेस्ट सीरीज वेर इन यू विल बी गेटिंग जो यूपीएससी ईपीएफओ का, एपीएफसी या ई और एओ का जो एग्ज़ाम का जो रियल एग्ज़ाम फील है, विद दैट उस सबको माइंड में रखते हुए इस मॉक टेस्ट को क्रिएट किया गया है. सो हियर यू विल हैव दैट एग्ज़ाम फील एंड एट द सेम टाइम आपका रिवीजन या प्रैक्टिस भी हो जाएगा. सो डिफरेंट स्टूडेंट्स के रिक्वायरमेंट्स के बेसिस पे वी आर EduTap इज कैटरिंग टू दो स्टूडेंट्स थ्रू दीज डिफरेंट कोर्सेज. ठीक है, एंड इसके सारे रेलेवेंट लिंक्स ऑलरेडी अवेलेबल है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ जाके अकॉर्डिंगली यू कैन क्लिक. एंड अगर ऑल द टीम इज़ ऑल्सो अवेलेबल, उनका जो भी क्वेरीज वाले हैं, एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज यू कैन फर्स्ट गेट देम सॉर्टेड आउट एंड बिफोर गोइंग ahead with the purchase. ठीक है, and thank you very much. I wish you all the best for your exam preparation and hope to see you all soon in one of these EduTap courses. Thank you very much. Take care. Bye bye.